लखनऊ के यजदान बिल्डर से जुड़ी 8 फाइलें गायब पाई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण से 8 फाइल गायब। फाइलें गायब होने के मामले में एलजीए ने 3 इंजीनियरों की पहचान करी है। यजदान के अलावा अपार्टमेंट की फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले इंजीनियर की पहचान यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई इंजीनियरों को फ्लैट दिए थे। यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई अफसरों को भी ये फ्लैट दिए गए थे। यजदान बिल्डर से फ्लैट लेने वाले अफसरों इंजीनियरों को भी जांच अब की जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो लखनऊ के यजदान बिल्डर से जुड़ी 8 फाइलें अब गायब हो चुकी हैं। ये खबर है, लखनऊ विकास प्राधिकरण से 8 फाइल गायब हो गई है। फाइलें गायब होने के मामले में एलजीए ने 3 इंजीनियरों की पहचान की। अयोध्या में आज भवन निर्माण समिति की बैठक होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर समीक्षा होगी। इस बैठक में भगवान रामलला के स्थायी मूर्ति के स्वरूप और पत्थर को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा कल शाम को ही अयोध्या पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय ये बैठक राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में होने जा रही है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि रामलला के स्थायी मूर्ति का स्वरूप कैसा होगा। पत्थर को लेकर यहां फैसला लिया जाएगा। तो 2 दिन तक चलने वाले इस बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर समीक्षा होगी, क्योंकि निर्माण कार्य लगातार जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक 3 चरणों में होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। विवेचना अधिकारी के साथ सीएफएसएल दिल्ली लाया जाएगा आरोपी पुलकित। पॉलीग्राफ टेस्ट से खुल सकता है वीआईपी का नाम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित का पॉलीग्राफिक टेस्ट अब होने जा रहा है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक 3 चरणों में होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। विवेचना अधिकारी के साथ सीएफएसएल दिल्ली ले जाया जाएगा आरोपी पुलकित। और इसी के साथ कई नाम सामने आ सकते हैं। वीआईपी नाम भी खुल सकते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सीएफएसएल दिल्ली लाया जाएगा आरोपी पुलकित। और अब इस पूरे मामले में देखिए, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक 3 चरणों में ये टेस्ट होने जा रहा है। और जैसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, इसके बाद कुछ वीआईपी के नाम भी खुल सकते हैं। ये कयास भी अब लगाए जा रहे हैं। इसीलिए ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण जब होने जा रहा है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक 3 चरणों में पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। राजस्थान में सीएम योगी ने कहा कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। वे जालौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस धार्मिक आयोजन में जिस प्रकार जाति और धर्म के भेदभाव को छोड़कर आपकी एकता देखने को मिल रही है, इसे सबको दैनिक जीवन में स्वीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अगर किसी कालखंड में हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया है तो उनकी पुनर्स्थापना हो, इसका अभियान भी चले। इस अभियान का कर्म अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के रूप में दिख रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अगले साल तैयार हो जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे थे। कार्यक्रम में इस दौरान उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि अपवित्र धर्म स्थलों की एक बार फिर से स्थापना की जाएगी। आज जिस प्रकार की एकता इस धार्मिक आयोजन में देखने को मिल रही है, कोई जाति नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं। भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। तो राजस्थान में सीएम योगी ने किस तरीके से हुंकार भरी, ये आप जानिए। उन्होंने कहा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अगले साल भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। मंदिर की भव्यता उसकी रखने की जिम्मेदारी सबकी होगी, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। धार्मिक आयोजन में एकता देखने को मिली है। जिस आयोजन में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ धार्मिक आयोजन में, वहां पर उन्होंने ये बातें कही है। जाति मजहब भेदभाव छोड़कर एकता देखने को मिला है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं, ये भी उन्होंने कहा। मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना और गो ब्राह्मण की रक्षा हो। धर्म के पथ पर चलते हुए कामों को करने से नई प्रेरणा मिलती है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया। साथ ही सीएम योगी ने कहा किसी भी कालखंड में अगर धर्म स्थल अपवित्र हुए हैं तो पुनर्स्थापना उसकी की जाए, इसका अभियान भी चलाया जाए। विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना जरूरी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बातें कही है धार्मिक आयोजन के दौरान। विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुकी है। विवेक,
सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे थे धार्मिक आयोजन में। उस दौरान बड़ी बातें कही गई उनकी तरफ से कि भारत का सनातन धर्म ही जो है वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है पूरे देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश में। और उन्होंने जैसे कहा कि अगले साल राम मंदिर बन जाएगा, तो अगले ही साल राजस्थान में चुनाव भी हैं। राजस्थान की परिस्थितियां हर बार ऐसी रहती हैं कि 5 साल कांग्रेस सरकार रहती है और 5 साल भाजपा सरकार। हालांकि जो सिंधिया हैं, विजय राजे सिंधिया, वो इस वक्त हाशिए पर हैं और राजस्थान में नए चेहरे की तलाश हो रही है। चुनाव की भी तैयारी है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए वो राजस्थान गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें हिंदुत्व की झलक भी है, साथ ही अगले चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं ये भी वहाँ पर देखा जा सकता है। साफ उनके भाषण के पीछे जो छिपा हुआ है, राज छिपा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैसेज है राजस्थान के लिए कि अगले चुनाव में क्या होगा, कैसे एक जो लकीर है चुनाव की वो कैसे खींची जाएगी। और चेहरा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास विजय राजे सिंधिया के अलावा कोई चेहरा नहीं है। हालांकि उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गए थे, लेकिन देखा जाए तो विजय राजे सिंधिया के सामने गजेंद्र सिंह का कद उतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा कद है। लेकिन इस बार कोई नया चेहरा सामने ला सकते हैं या विजय राजे सिंधिया सामने लाएंगे, उन्हीं को सामने लाएंगे, दोबारा फिर से उनको खड़ा किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इस तरह से जैसे सरकार के खिलाफ हमेशा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ना कोई एक यात्रा या अभियान या विरोध प्रदर्शन जारी रहता है। और पिछले कोरोना के पहले एक यात्रा, पदयात्रा शुरू की गई थी, हालांकि इसमें विजय राजे सिंधिया शामिल नहीं थी, लेकिन वो यानी कि आने वाले चुनाव में अब बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसकी तैयारी अब तेज कर दी गई है। बहुत ही शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बात करते हैं किसान आंदोलन की। दिल्ली के तर्ज पर पश्चिमी यूपी में आज से भारतीय किसान यूनियन बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रही है। मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज से इसकी शुरुआत होगी। राकेश टिकैत किसान आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही पश्चिम में एक बार फिर से गन्ने पर सियासत गर्मा सकती है। किसान आंदोलन में गन्ने का मूल्य, एमएसपी कानून सहित कई मुद्दों पर अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी में आ चुके हैं एक बार फिर से किसान। और ये कह दिया गया है कि आज से ही आंदोलन की शुरुआत मुजफ्फरपुर से होने जा रही है। तो मुजफ्फरनगर से के राजकीय इंटर कॉलेज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अपना यहीं बैठ जाएंगे। बिजली का दफ्तर ये रहा, कलेक्टर भी नजदीक, एसएसपी ऑफिस भी नजदीक, डीसीओ का इधर रहा बराबर में, तो सबके नजदीक ही है। यहीं एक ही जगह अपना बैठ जाएंगे, सबको इकट्ठा ही कर लो। हाँ, मैं इकट्ठा यहीं हो जाएगा। अपना अधिकारियों से बात भी करते रहेंगे और आंदोलन भी चलता रहेगा। रोज रोज किसके बाहर जाएं। तो दिल्ली में लंबे चले किसान आंदोलन की तर्ज पर एक बार फिर से किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए। अब आपको ये बता देते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन हो रही है। तो मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की यह महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत इसकी अगुवाई करने जा रही है और उन्हीं के वैचारिक क्रांति आंदोलन में इसकी शुरुआत हो रही है। बिजली का बिल, आवारा पशु, वैचारिक क्रांति आंदोलन में ये अहम मुद्दे रहने वाले हैं। किसानों का उत्पीड़न और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी एक बड़ा मुद्दा है। जमीन अधिग्रहण, इसी के साथ कानून व्यवस्था, बेरोजगारी भी इस आंदोलन का मुद्दा रहने वाला है। मुजफ्फरनगर में आसपास के जितने भी जिले हैं उनके किसान इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो ये मुद्दे रहने वाले हैं जिस आंदोलन की शुरुआत आज से होने जा रही है। मुजफ्फरनगर से किसान नेता राकेश टिकैत इसकी अगुवाई करने जा रही हैं और इसको लेकर के सरोज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, और जिस तरीके से एक बार फिर से इस आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, और देखिए हमारे संवाददाता सरनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सरनुज, एक बार फिर से किसान देखा जा रहा है कि आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली में 1 साल तक ये आंदोलन चला था, इस बार इसके पीछे का क्या आप मकसद देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने पर एक बार फिर सियासत गरमाने जा रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान फिर हुंकार भरने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आज एक बड़ा जो कार्यक्रम है किसानों का वो यहाँ पर होने जा रहा है और ये तैयारियां दिखा देता हूँ कि तैयारियां देखिए कि यहाँ टेंट लगाया जा रहा है और जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनकी अगुवाई में आज ये यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चीनी मिलें शुरू हुए अरसा हो गया, लेकिन अब तक गन्ने का दाम
घोषित नहीं किया गया और इसको लेकर जो किसान है वो बेहद गुस्से में है। दूसरा, बकाया गन्ना भुगतान का जो मामला है वो भी किसानों के सामने है और सबसे बड़ी परेशानी जो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने वो है आवारा पशुओं की। किसानों के खून पसीने की कमाई को आवारा पशु खा रहे हैं। सरकार ने दावा किया था कि इनका समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन समाधान हुआ नहीं और किसानों के आगे सबसे ज्यादा यही परेशानी है। यानी गन्ने की बात हो, गन्ने के दाम की बात हो, आवारा पशुओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं कि जिस पर आज किसान यहाँ हुंकार भरने जा रहे हैं और जीआईसी मैदान में जो किसान है वो आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो आंदोलन होने जा रहा है यहाँ कोई मंच नहीं बनाया गया है, क्योंकि किसान यहाँ जमीन पर बैठकर ही धरना देंगे। किसानों का कहना है कि जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान है और जमीन हमारी माँ है और जमीन से ही हम तमाम चीजें करते हैं, तो इसलिए जमीन पर बैठकर ये धरना दिया जाएगा। आसपास के जो जिले हैं, मुजफ्फरनगर में इसकी शुरुआत होगी और जो आसपास के जिले हैं वहां के जो किसान है वो भी बुलाए जाएंगे। किसान एक बार फिर से हुंकार बनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सनुज, जिस पर आप नजर बना के रखेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। शाम लगभग 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक के तुरंत बाद सीएम मंत्रिपरिषद की बैठक भी करेंगे। इसमें सभी मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल रहेंगे। माना यह जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं। खासतौर से फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कुछ विभागों को लेकर के भी यहाँ पर बैठक होने जा रही है। तो आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से इसमें मुद्दे हैं जिस पर मंथन किया जाएगा, बातचीत होने जा रही है। सीएम योगी की जल शक्ति विभाग के साथ बैठक होने वाली है। हर घर नल से जल योजना, इसको लेकर समीक्षा बैठक होगी और हर घर नल से जल योजना के काम को लेकर चर्चा होगी कि कहां तक ये काम पहुंचा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ ये चर्चा। सीएम योगी की शाम को कैबिनेट के साथ ये बैठक होने जा रही है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद के साथ देखिए बैठक होगी और इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अहम फैसले लिए जाने हैं। ये भी संभव है। नई पॉलिसी के प्रस्ताव की मंजूरी मिलने की भी संभावना यहां पर नजर आ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडे तय हुए हैं जिन पर चर्चा होने जा रही है। विवेक त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं अधिक जानकारी के साथ। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं विवेक। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने जा रही है। योगी कैबिनेट की बैठक, कितनी अहम ये बैठक रहने वाली है आज की? देखिए, आज 2 बैठकें होनी है। एक तो 11 बजे से जल शक्ति की बैठक होनी है जिसमें हर घर नल योजना को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके बाद शाम को 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, बैठक होगी, मंत्रियों की बैठक होगी, अधिकारी भी होंगे उसमें, प्रशासन शासन के तमाम अधिकारी होंगे और उसके बाद रात में सभी के साथ डिनर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सीएम का आज का पूरा प्रोग्राम है। जो जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक होनी है वो कुछ देर में 11 बजे इसी मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होगी और उस बैठक में सबसे खास बात यह है कि हर घर नल योजना जिसने पिछले 6 महीने के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। ये कहा जा रहा है कि जो 25% गांवों में हर घर योजना पहुंच चुकी है, नल योजना पहुंच चुकी है, उसके प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को, उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये आज मुख्यमंत्री तय करेंगे और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उस बैठक में होंगे। ये बहुत बड़ा पिछले 6 महीनों में उपलब्धि हासिल की है, बहुत बड़ी, चूंकि 66 लाख ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में मकान है जहां पर हर घर पर नल पहुंच चुका है और करीब 4 करोड़ गाँवों की आबादी इससे लाभान्वित हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है। इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, चूंकि 6 महीने पहले जो अभियान चला था उसमें 12% ही प्रगति हासिल हुई थी, लेकिन इधर 6 महीने के दौरान जिस तेजी से काम हुआ है, जल शक्ति विभाग ने काम किया है, उसमें 13% वृद्धि हासिल करके करीब 25% के आसपास ये हो गया है। और शाम को जो बैठक होनी है, आपको याद होगा कि सांसदों और विधायकों के साथ पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, उसमें सभी 18 मंडल के यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में बैठकें लगातार हो रही है उत्तर प्रदेश में भी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा पर आज सजने वाला है सियासत का सबसे बड़ा मंच। आज दिन भर देखिए एबीपी गंगा की बुंदेलखंड महापंचायत, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर सियासतदानों से सीधे सवाल जवाब होंगे। राजनेताओं से जानेंगे कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर क्या है रोड मैप और अब तक तरक्की की राह पर बुंदेलखंड कितना आगे बढ़ा है। बुंदेलखंड में रोजगार के लिए किए गए वादे कितने पूरे हुए, क्या अपने जनप्रतिनिधि के कामों से संतुष्ट है बुंदेलखंड के लोग। इन तमाम मुद्दों को लेकर एबीपी गंगा की महापंचायत में सियासत से जुड़े लोग अपनी बात रखेंगे। और सीधा रुख करते हैं बुंदेलखंड महापंचायत के मंच से। दीपा हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपा, क्या तैयारियां वहां पर, क्योंकि आज सियासतदानों को जो सवाल होने वाले हैं एबीपी गंगा के, उनका जवाब भी देना है।
बिल्कुल बिल्कुल सोनिका, जैसे कि आपने कहा कि आज सवाल जवाब होंगे और इसीलिए ये महापंचायत यहाँ पर है। बुंदेलखंड की धरा पर मेरी मौजूदगी है, झांसी की रानी की धरा पर मेरी मौजूदगी है, आल्हा उदल की ये धरती है और यहीं से यहाँ के लोगों के तमाम मुद्दों को आज एबीपी गंगा उठाएगा। महापंचायत बुंदेलखंड में आ चुका है और यहाँ पर महापंचायत का मंच सजेगा तो तमाम सवाल दागे जाएंगे। आज दिन भर अलग अलग सत्र होने वाले हैं सोनिका, पूरी तैयारी हो चुकी है। 11:30 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत से लेकर के जब तक सत्र चलेगा, यकीन मानिए उत्तराखंड बुंदेलखंड के लोगों के ही जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को हम यहाँ पर उठाएंगे। मंत्री पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे, तमाम पूर्व मंत्री भी यहाँ पर होंगे, विपक्ष की भी बात होगी। विपक्ष के कई विधायक, क्योंकि 3 ही विधायक यहाँ पर विपक्ष के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। 19 विधानसभा की सीटें हैं, 7 जिले हैं, 2 मंडल हैं और 4 लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं। 19 में से 16 बीजेपी के पास और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी के भी विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे भी सवाल होंगे। वो सवाल सरकार के विधायकों से पूछेंगे, सरकार के मंत्रियों से पूछेंगे और इसीलिए ये मकसद हमारा है कि यहाँ के लोगों को कितना सरकार से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं या फिर नहीं हो पाई हैं। जो दावे सरकारों ने की थी, बीजेपी लंबे वक्त से यहाँ पर कब्जा की हुई है। ये जानेंगे और बुंदेलखंड बीजेपी के ने महापंचायत के इस मंच से कि लोग कितने संतुष्ट हैं अपने जनप्रतिनिधियों के काम से और सियासतदानों से सीधे सवाल जवाब आज होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।